जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, खुश होंगे। आज आप स्क्रीन पे थंबनेल में भी यानी यूट्यूब जब आप खोले होंगे या आपके पास वीडियो पहुँचा होगा नौकरी तक का। तो ये कुछ अलग वीडियो होगा। अगर आप वाक़ई में बीपीएससी टीआरई 3 में अगर कम समय बचा हुआ है, आज हो गया 3, कल हो गया 4, 15 और 16 मार्च को एग्ज़ाम होना है। समय कम है, रिवीजन करते गए। इसी बीच आपको हम अपने चैनलों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि डेली एक टॉपिक हम खत्म कर दें। मैंने अपने तरीके से इसको बनाया है। इसका कोई पैसा नहीं लगा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने लिखा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएँगे। यानी 150 में से 40 नंबर का जो प्रश्न आएगा, यानी वो सामाजिक विज्ञान हो या सामाजिक अध्ययन हो, उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने लेके आए हैं। सामान्य अध्ययन ये दोनों में काम आएगा, टीआरई 3 जो दे रहा है और दूसरा सक्षमता परीक्षा जो दे रहा है। इसमें आपको लगभग 10,000 प्रश्न है, 10,000 प्लस प्रश्न है, सभी टॉपिक से। क्या मैंने बोला? सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न है। जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए, भारत एवं विश्व के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं पशुपालन और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी ईवीएस से भी प्रश्न आपको है। तो आप वाक़ई में अगर पढ़ना चाहते हैं, वाक़ई में आप कम समय में अगर रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट क्लास होगा। अगर जिनको लगता है कि नहीं यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ये माँ सरस्वती का कृपा होगा कि यहीं से आ जाए। लेकिन विश्वास लेकर चलते हैं कि माँ सरस्वती इसी में से क्वेश्चन आवे। 40 नंबर का मैं जो मन में मेरे मन में जो विश्वास आया है, आप इसको देखिए और पढ़िए, है ना? तो चलिए, हम आपको इसका कुछ दिखाते हैं। चलिए, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है, इसको हम पेज वाइज़ आपको दिखा देते हैं। चलिए, दिखाई देगा? तो इसमें जो है लगभग 153 पेज है। कितना पेज है? 153 पेज है और कहें तो 153 को आपके पास समय बहुत कम है, हम 10 दिन लेके चलते हैं। यानी 10 दिन में हम कितना कवर कर पाएँगे, इसको हम लेने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 10 दिन आपके पास बचा हुआ है फिलहाल, तो 153 को जब हम 10 से भागा देते हैं, यानी 1 दिन में कितना पढ़ना है, यानी आपको 15 पेज पढ़ना होगा डेली और साथ में रिवीज़न। वन लाइनर प्रश्न है, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आपको सिलेबस मैंने बता दिया कि इसमें क्या-क्या रहेगा, ठीक है? ये दूसरा पेज है, सभी है, बिहार का है, आप देख सकते हैं बिहार के बारे में भी है, तो देखिए, दिखाई देगा आपको? दिखाई देगा? आज हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं, फिर भी हम कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है? बिहार वाला चैप्टर हम बाद में लेंगे, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया टॉपिक के साथ हम बिहार को हम बाद में लेंगे, इससे पहले हम लेते हैं कुछ चलिए, जैसे यहाँ से देखिए आप, ये देखिए, ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। विश्व का भूगोल, आपको पता है भूगोल से प्रश्न आएँगे, सामान्य अध्ययन जो 150 में 40 नंबर के प्रश्न आएँगे, उसमें भूगोल से आएँगे। भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, ठीक है? तो ये भी टॉपिक है, विश्व का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, इसके बाद जो टॉपिक आता है, उसको पहले हम दिखा देते हैं। सारे प्रश्न को 2 भागों में बाँट के मैंने लिया है। इतना भी पढ़ लेंगे तो कम से कम 5-10 प्रश्न तो आ ही जाएँगे, ठीक है? चलिए, विश्व का भूगोल हो गया, इसके बाद आज हम दिखाते हैं, इसके बाद धीरे-धीरे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, विश्व के भूगोल में कितना प्रश्न है? टोटल प्रश्न बहुत मैंने प्रश्नों की संख्या दिखा है। विश्व के भूगोल से लगभग प्रश्नों की जो संख्या है, ये देखिए, विश्व के भूगोल से लगभग 500 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं?
500 प्रश्न, अगर ये 500 प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो आपका विश्व का भूगोल कवर हो जाएगा, है ना? विश्व का भूगोल आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है, भारत का भूगोल आता है, तो भारत के भूगोल से भी प्रश्न है। देखिए सभी चैप्टर को मैंने लिया, अभी आप देखिए पहले, इसमें भी लगभग कितने प्रश्न है उसको भी दिखा देते हैं आपको। इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप जो क्लास बोलेंगे पहले वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आज की क्लास में, इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो भी है। देखिए, भारत का भूगोल हो गया, इसके बाद जो टॉपिक आते हैं, भारत के भूगोल में लगभग जो प्रश्न है इसमें भी 500 प्रश्न होंगे। सभी में 5-500 प्रश्न मैंने डाला है। यानी मैंने स्टार्टिंग में जो डाला है स्टार्टिंग में मैं उसको, ये देखिए, चलिए, ठीक है? तो आप जैसा कहेंगे वो आपको पढ़ा देंगे। तो आज हम लेके चलते हैं विश्व के भूगोल से, इसमें जितने भी टॉपिक हैं, आप इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको सहायता ही मिलेगा। मैंने क्या बोला कितने टॉपिक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैं फिर बोल दूँ, देखिए भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय यानी इतिहास में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सभी कुछ है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम क्या, ये भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा? विश्व के भूगोल से हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, पेज बहुत है इसमें। चलिए, विश्व का भूगोल, ध्यान रहे। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं विश्व के भूगोल से। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, वन लाइनर है, इसीलिए फास्ट में चलेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं उसके पिता कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है? तो हिकेटियस, हिकेटियस को कहा गया है। किन के, मेरे साथ बोलिएगा, बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। सो के वीडियो मत देखिए, हो सके थोड़ा देर बैठ जाइए। हिकेटियस कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न बोलता है भूगोल यानी शब्द का जो प्रयोग है, यानी जो ज्योग्राफी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसके इस शब्द का प्रयोग, इस वर्ड का प्रयोग किसने किया था? तो यूनान के थे इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। मेरे साथ बोलिए, इरेटोस्थनीज थे जिन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का इस्तेमाल किए थे। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चले तो अच्छा रहेगा। तीसरा देखिए, भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो बोलिएगा यूनान के निवासियों को, यूनान के जो निवासी थे उनको जाता है। चौथा प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ये रहा चौथा प्रश्न, भूगोल यानी ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? यानी आप ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, यानी डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ, यानी जो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं उसी का जो वर्णन है, उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न लीजिए क्या बोलता है। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है? जस पीडीएस, स्टार्टिंग में आपको पढ़ने में मजा बिल्कुल नहीं आएगा। आप पढ़िए हमारे साथ, हम भी भूल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और पढ़ने के साथ साथ जैसे ही इसको रीडिंग मारिएगा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए बोल बोल के बोलिए। जस प्रेडियोस, पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हिकेटियस ने लिखा। यानी ज्योग्राफी का पिता कौन है? तो हिकेटियस ने। और जस पीरियोडस जो बुक है उसको किसने लिखा? तो हिकेटियस साहब ने ही लिखा था। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है आधुनिक, आधुनिक यानी वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? देखिए कितना पेचीदा है, आप समझ सकते हैं, बस पढ़िए अभी। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो
एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो बोलिएगा मार्टिन बेहम को। मार्टिन बेहम को माना जाता है। 9वां प्रश्न, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉलीडोनियन। पॉलीडोनियन, ये सारे प्रश्न बीपीएससी में जो पूछे गए हैं, यानी बीपीएससी अपने इतिहास में जितना भी एग्जाम लिया है पीटी में, वो प्रश्न है। ठीक है, अगर लेवल हाई किए हुए हैं तो आप समझिएगा। पॉलीडोनियन, पॉलीडोनियन जो है भौतिक भूगोल का जनक कहे जाते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सायर को। कार्ल ओ सायर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं अभी, और पढ़ना तो पड़ेगा। जब सक्षमता वाले को एग्जाम देना पड़ रहा है, ऑलरेडी जो शिक्षक और शिक्षिका है, तो आप तो फ्रेशर है बीपीएससी टीआरई 3, आपने तो जीवन में पहला नौकरी ही पाना है, तो पढ़ लीजिए, है ना? चलिए, 11वां देखिए, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? विश्व का जो मानचित्र मैप बनाते हैं, यानी वर्ल्ड मैप जो होता है, उसके निर्माता कौन है? उसके निर्माता कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर, यहाँ तक जहाँ मुझे लगता है सभी विदेशी ही है ना? एनेक्सीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो स्ट्रैबो को। स्ट्रैबो को माना जाता है। 13वां प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो आप कहिएगा ब्रह्मांड कहा जाता है। 14वां प्रश्न देखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। बिग बैंग थ्योरी से प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, यानी जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ब्रह्मांड में पृथ्वी, सूर्य सभी आ गए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? यानी इसके जनक कौन है? किसने दिया? तो एब जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। एब जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था, बिग बैंग थ्योरी दिया था। 15वां प्रश्न देखिएगा, दिखाई देगा स्क्रीन पे? बिल्कुल, अगर जिनको नहीं दिखाई दे, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि क्लास का टाइमिंग कब रखें? कितना लंबा रखें? 1 घंटा क्लास ले, 2 घंटा का ले? क्योंकि अब लंबा क्लास होगा तभी 1 दिन में 1 चैप्टर खत्म होगा। क्योंकि विश्व के भूगोल में 500 क्वेश्चन है। तो मेरा कोशिश होगा 100 प्रश्न अभी आपको हम करवा दें। अच्छा लगे तो बताइएगा आप। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 15वां क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार बिग बैंग, यानी बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष हुई थी? कितने वर्ष पूर्व? तो 13.5, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी 1948 में किया था। कुछ लोग बोलेंगे सर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना का मतलब होता है पढ़ना, और आपके साथ-साथ अगर मेरे साथ आप पढ़ लेते तो शायद फ़ायदा ही होगा। तो बिल्कुल आप पॉज़िटिव के साथ पढ़ें। बार-बार बोल रहे हैं, कॉम्पिटिशन कोई टफ़ नहीं होता है, टफ़ होता है ना पढ़ना, पढ़ना ही कठिन है, तो कॉम्पिटिशन टफ़ लगता है। इस चीज़ को समझिएगा। दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बोलिएगा डॉक्टर एलन संडेंजा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? तो एलन गुथ ने दिया था। आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़े। 19वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है, दिखाई देगा स्क्रीन पे? बिल्कुल दिखाई देगा। चलिए, 19वां प्रश्न बोलता है, ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित, ये जानना भी चाहिए सभी को, और आपके बच्चे भी घर में है तो उनको सुनना चाहिए। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, इसके रहस्य से संबंधित हिग्स बोसॉन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोलिएगा गॉड पार्टिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो हम +2, जब हम 10+2 साइंस से थे तो उस समय पढ़े थे। गॉड पार्टिकल। 20, गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो पीटर हिग्स और फ्रांसवा इगलर्ट। हिग्स और इगलर्ट ऐसे याद कीजिए। हिग्स और इगलर्ट ने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। किसने? हिग्स और इगलर्ट ने। जब आप एग्जाम देंगे तो ये पढ़े रहेंगे, रिवीजन में रहेगा तो आपके दिमाग में स्टक करेगा, और वहां टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए। 21वां देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की जो उत्पत्ति से संबंधित
जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसका जो स्टडी करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। 22वां प्रश्न देखिएगा, बोलता है वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? यानी यूनिवर्स का डायमीटर कितना होता है? यानी आप जो बच्चा में वृत्त पढ़े होंगे, ये केंद्र हो गया सेंटर, यहाँ से हो गया रेडियस और यहाँ से यहाँ तक हो गया डायमीटर। तो आपसे पूछा यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, इसका व्यास कितना है? तो बोलिएगा 51 51 व अरब वर्ष, 91 सॉरी 91 अरब वर्ष है, 91 अरब वर्ष है। समझ में आ गया? चलिए, टोपी खोल ले, थोड़ा व्हाइट आ जाएगा ना। चलिए, बाल छिल गया है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? चलिए, 23वां प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनी है? गैलेक्सी कितनी है? गैलेक्सी कितने हैं? तो बोलिएगा 100 100 अरब 100 अरब। 24वां देखिए क्या बोलता है। पृथ्वी एक मंदाकिनी है, इससे संबंधित मंदाकिनी को किसने किस नाम से जाना जाता है? यानी इस पृथ्वी जो मंदाकिनी है, पृथ्वी भी ये जो ग्रह है, वो भी एक मंदाकिनी ही है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दुग्ध मेखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुग्ध मिल्की वे दुग्ध मेखला। 25वां देखिए, दुग्ध मेखला की आकृति किस प्रकार की है? ये जो पृथ्वी है, दुग्ध मेखला मिल्की वे, ये किस प्रकार की इसकी आकृति है? शेप कैसा है? कोई बोलेगा पृथ्वीराज सर का शेप कैसा है? तो आप बोलेंगे पृथ्वी सर का जो फेस है वो गोला है, ये गोल है, अंडा की तरह है ना? अब मोटे हैं, ये बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार दुग्ध मेखला मेखला की जो आकृति है, कैसी है? सर्पिला आकृति। सर्पिला का मतलब हुआ सांप की तरह आकृति है। समझ में आ गया? चलिए, 26वां देखिए, दुग्ध मेखला के सर्वप्रथम किसने देखा था? यानी मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा। किसने देखा? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने देखा था। आगे बढ़े। 27वां प्रश्न लीजिए क्या बोलता है। सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? सबसे नवीनतम लेटेस्ट मंदाकिनी डवार्फ मंदाकिनी है। 28वां देखिए, दुग्ध मेखला के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो आप बोलिएगा देवयानी। देवयानी जो है सबसे नजदीक आकाशगंगा है। 29वां देखिए क्या बोल रहा है। अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बोलिएगा निहारिका। हमारे साथ बोलिए प्लीज, अच्छा लगा हुआ क्लास, उबिएगा मत। उबिए तो घूम के मोबाइल लेके टहल के पढ़ने लगिए, है ना? ये वीडियो आपको लाइव में मिलेगा, तो लाइव में जब वीडियो मिले तो कमेंट जो कीजिएगा, तो हम लाइव नहीं होंगे, वीडियो को लाइव किया गया है। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन-सा है? तो बोलिएगा ओरियन, ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। ठीक है? चलिए, 31वां प्रश्न लीजिए। 31वां प्रश्न क्या बोलता है? ये क्लास फ्री है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का सोर्स क्या है? तो बोलिएगा सूर्य। कि आप सूर्य देव को जब पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, तो वो सूर्य देवता क्या है? ये ऊर्जावान है, ऊर्जा देती है। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह। समस्त ऊर्जा का सोर्स कौन है? तो बोलिएगा सूर्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32वां, सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना दूर है? कितना भाई? 2700 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम आप रहते हैं, वो भी एक प्रकार का मिल्की वे है, आपको पता है। और जो सूर्य है, वह दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितनी दूरी पे है? तो 27,000 प्रकाश वर्ष, 27,000 प्रकाश वर्ष। 33वां देखिए क्या बोलता है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 25 करोड़ वर्ष होता है, सूर्य का परिक्रमण काल होता है। 34वां प्रश्न देखिएगा, सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर का एक चक्कर पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष, यानी एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं क्लास में आपको नींद भी आएगा। पढ़ाई एक ऐसा तंत्र है, यंत्र है, जिसको अच्छा नहीं लगता है, इसमें पागलपन लाना पड़ता है। ये 10 दिन आपके जीवन का वो पल होगा, आपको या तो आपके सोचे हुए मुकाम पे पहुँचा देगा, नहीं तो आपको नीचे पायदान पे झुका देगा और समाज में आप ताना झेलते रहिए। जो आज सो गया वो कल खोएगा, जो आज जाग गया वो कल पाएगा। ये 100% हम बोल के जा रहे हैं। इसीलिए अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो उठ बैठना होगा। सोए हैं तो खड़े हो जाइए, कंबल है तो कंबल को उठा के फेंक दीजिए। वाक़ई में बोलते हैं, आपके पिता को ताना देने वाले बहुत मिलेंगे। आप कितनों से मारपीट कीजिएगा।
प्रश्नों का जवाब दीजिएगा और बहाली आज है कल का पता नहीं। इसीलिए ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। 35वां प्रश्न देखिएगा, एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष का होता है? एक जो ब्रह्मांड वर्ष है लगभग 25 करोड़ वर्ष का होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और 36वां प्रश्न है, सूर्य क्या है? ये जो सन है, जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, सौरमंडल का सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य, वो क्या है? तो एक बोलिएगा ये गोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैसीय गोला है। गैस से निर्मित गोला है, स्फीयर है। फास्ट चल गए, हम समझ गए, लेकिन आप क्योंकि समय कम है, तो इसी कम समय में आपको हम रिवीजन भी करवा रहे हैं, तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा पृथ्वी सर क्या कंटेंट लाए हैं, है ना? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सभी वीडियो को देखिएगा। 35वां प्रश्न देखिएगा, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? प्लीज़ इसको वीवीआई कर लीजिए। सूर्य जो है अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमता है, किस डायरेक्शन में घूमता है? अक्ष पे, अक्ष बोला है, तो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट ये अक्ष पे घूमता है। सूर्य अपना एक घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बहुतों को पता नहीं होगा, ये चौथा पचमा का सवाल है। मिस्टेक होता है, 25 26 27 28 ऑप्शन देगा, इनमें से कोई नहीं और वहां भूल जाइएगा, तो स्टक कीजिए आप। 27 दिन लगता है सूर्य को अपना एक घूर्णन पूरा करने में। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? और आपको बता दे, एक प्रश्न पीछे बताए हैं, सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है। कौन सा गैस का? तो ये हाइड्रोजन का। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। तो कौन सा गैसीय गोला है भाई सूर्य? तो हाइड्रोजन का। और सूर्य में कौन सा गैस जाता है? तो हाइड्रोजन का। क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछ सकता है। अच्छा लग रहा है? सूर्य में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो समझ सकते हैं 71%। सूर्य में जो हाइड्रोजन की जो मात्रा है गैसीय, वो 71% इसमें हाइड्रोजन है। एक सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। सूर्य में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन-सी है? अगर 71%, 100 में से 71% अगर हाइड्रोजन है, तो बाद बाकी 29% क्या है? तो उसमें से साढ़े 26 तो हीलियम भी है, यानी हाइड्रोजन के साथ सेकंड स्थान पे हीलियम भी, ये गैसीय गोला यानी हाइड्रोजन यानी सूर्य में है। सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। इसको कहा जाता है क्रोड। क्रोड कहा जाता है, इसके केंद्र को क्रोड कहा जाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? यानी ये जो सूर्य है, इसके जो बाहरी सतह है, इसका तापमान कितना होता है? बाहरी सतह का, तो देख लीजिए कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए सूर्य के पास किसी का पहुंच पाना, चांद पे तो लोग चले जाते हैं, मंगल पे यान भेज दिए, लेकिन सूर्य पे जाना मुश्किल है। जब इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर में कितना होगा? तो सूर्य पर लैंडिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा लग रहा है क्लास? चलिए, 44वां प्रश्न देखिएगा भाई साहब, बहन जी सभी देखिएगा। 44वां, सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये प्रश्न पूछेगा। सूर्य जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बोलिएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पे काम करता है। सूर्य की दूसरी परत को क्या कहते हैं? तो बोलिएगा वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। जो दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल, और सूर्य की दूसरी परत को वर्णमंडल। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है। सूर्य के केंद्र, ये जो सूर्य है, इसके केंद्र में तापमान कितना होता है इस केंद्र में? तो 15 मिलियन डिग्री केल्विन। केल्विन यानी तापमान को कैसे मापते हैं? तापमान का जो ऐसा यूनिट है केल्विन है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सभी मापते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो तापमान का है वो केल्विन में है। तो सूर्य के केंद्र में जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है। 48वां प्रश्न लीजिएगा, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? कहते हैं ना सूर्य ग्रहण लगा है, इसको मत देखना, चश्मा लगा के देखो। तो उसके दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। सूर्य यानी कोरोना या इसी का दूसरा नाम सूर्य किरीट है। तो सूर्य किरीट कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? एक्स-रे। इसीलिए आपके एक्स-रे किरण के कारण आपको कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए उस भाग को नहीं देखना चाहिए। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? सूर्य
कीट को यानी कोरोना को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ये 5वां का प्रश्न है। वेरी वेरी प्लीज सर नोट कर लीजिएगा। 8 मिनट 16.6 है। 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य से पृथ्वी पे प्रकाश पहुंचने में। 8 मिनट 16.6 सेकंड मेरे साथ बोलिए। 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में समय लगता है। जो सूर्य है उसका जो व्यास है, व्यास मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे छोर तक। सूर्य का जो व्यास है कितना है, तो बोलिएगा 13,92,000 किलोमीटर। ओ माय गॉड, यानी ये जो सूर्य है ये कितना बड़ा होगा, इस चीज को आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कितना बोला, 13,92,000 किलोमीटर। ये जो है क्या है, सूर्य का व्यास है 13 लाख। चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए ये जो मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है, गोलाई है। इसके बाद आपको बोला है ये केंद्र हुआ और व्यास। तो सूर्य का व्यास कितना है, इसको व्यास बोलते हैं यानी डायमीटर। तो सूर्य का व्यास कितना है, क्या बोला 13,92,000 किलोमीटर है। ओ माय गॉड, देखिए कितना बड़ा है, 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास। यानी सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा। दिखने में लगता है फुटबॉल है। जय हो सूर्य देवता, समझ सकते हैं आप। चलिए तिरपनवा प्रश्न लीजिएगा। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है। आपको पता है पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, क्यों, उसका व्यास देखिए 13,92,000 किलोमीटर है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, यानी सूर्य का जो व्यास है डायमीटर, तो बोलिएगा 109 गुना। 109 गुना बड़ा सूर्य का व्यास है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, जो सूर्य तो बड़ा है कितना गुना, तो बोलिएगा 13 लाख गुना। 13 लाख गुना बड़ा है। जब व्यास पूछे सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है, पृथ्वी के व्यास से, तो बोलिएगा आप 109 गुना। लेकिन शायद सीधे बोले तो 13 लाख गुना, 13 लाख गुना। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष। जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा तब वह क्या बन जाएगा, लाल दानव। लाल दानव बन जाएगा। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये बीपीएससी फर्स्ट पेज में पूछा था और मुझे याद है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के यानी पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, चलिए 58 प्रश्न लीजिए। आज हम 100 प्रश्न कराएंगे चूंकि आज पहला क्लास है। ये विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल हम पढ़ा रहे हैं। विश्व के भूगोल में 500 प्रश्न है। इसके बाद हम भारत भारत का भूगोल हम पढ़ा देंगे। 58 प्रश्न देखिए। प्रोक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.5 लगता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के निकटतम तारा है, उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.5 4.3 लगता है। पृथ्वी को ब्रह्मांड केंद्र किस सिद्धांत में माना गया है, भूकेंद्रीय सिद्धांत में माना गया है। 60वां प्रश्न देखिए। भूकेंद्रीय सिद्धांत जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है का प्रतिपादन किसने किया था, तो उन बाबा का नाम है क्लाडियस टॉलेमी। क्लाडियस टॉलेमी ने पहली बार इन्होंने बताया भूकेंद्रीय सिद्धांत के बारे में। 61वां प्रश्न देखिए। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं, तो इस सिद्धांत का क्या नाम दिया गया। आपको पता है सूर्य बीच में है, इसके आसपास 8 ग्रह है जो परिक्रमा करता है। तो यह जो प्रक्रिया है, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बोलिएगा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के तहत ही सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 62वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो निकोलस निकोलस बाबा ने किया था। कॉपरनिकस निकोलस कॉपरनिकस ने ही इस सिद्धांत को दिया था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, ये भी पूछेगा। तो बोलिएगा कॉपरनिकस साहब ने सिद्धांत दिया था और बताया था कि ब्रह्मांड में केंद्र में सूर्य है, इसके चारों ओर
8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। 61वां प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है। 8 ग्रह ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? या ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? तो कोपरनिकस साहब ने ही दिया था। ठीक है? कोपरनिकस साहब ने ही दिया था। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब ऐसे, ठीक है? यह किसने दिया था? केपलर ने। 65वां देखिए, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितने हैं भाई? 8 है। कौन-कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। 100% बोल के जा रहे हैं, आएगा। किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 है। ठीक है? आगे बढ़े। किन ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है? प्लेटो, सेरस, एरिस और मेकमेक और हुमा। इन सभी ग्रहों के बौने ग्रहों की सूची में, ये जो सूची है मान लीजिए कोई सूची बनाया गया, ये सूची कैसा है? बौने ग्रह की। तो इस सूची में प्लेटो को, सेरस को, एरिस को और मेकमेक को और हुमा को रखा गया है। 67वां प्रश्न देखिए, प्लूटो को कब सौरमंडल के ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रहों की सूची में डाला गया? ये बात है 24 अगस्त। पहले 9 ग्रह था, लेकिन 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, इसको बौने ग्रह की सूची में रख दिया गया। इसीलिए ग्रहों की संख्या अब 8 हो गई है। तो हटाया कब गया? 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है? ठीक है, मान लीजिए बीच में ये सूर्य है, बाद बाकी सभी है, सभी पे ग्रह है ना? तो बोला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सूर्य के निकट जो है बुध है, इसके बाद सेकंड स्थान पे शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, यानी जो पृथ्वी है ये तीसरे नंबर पे है। कभी कभी प्रश्न बोल देगा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तब बुध बोलिएगा। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो हमारा पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, तीसरे स्थान पे है। चौथे पे मंगल, पांचवा पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवां पे अरुण और आठवां पे वरुण है। ठीक है, चलिए। 69वां देखिए, किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो आप कहेंगे पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल को कहा जाता है। 70वां प्रश्न देखिए, किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो आप बोलिएगा ये 4 है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बस पढ़िए, अभी आप इसको पढ़ना है, ये तो कोई भूल जाएगा। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति। यानी साइज़ में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन है ग्रह? तो बृहस्पति, बृहस्पति बोलिएगा। 72वां देखिए क्या बोल रहा है, आकार के अनुसार सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन है? तो बुध। सबसे छोटा और सबसे हल्का कौन है? तो बुध। और सबसे भारी और बिग साइज कौन है? बृहस्पति। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध। चलिए 73वां प्रश्न लीजिए, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। अभी आपको बताया था कि टोटल 8 ग्रह है, पहले 9 थे, 9 में से एक प्लूटो को हटा दिया गया और उसके बाद बचे 8, 8 में सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो बुध। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम, काम नहीं, सबसे कम होगा। सबसे कम समय में कौन-सा ग्रह पूरा करता है? तो बुध। 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है? तो बुध। बुध, दिन और रात के तापमान में 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। यानी बुध का जो टेम्परेचर है, चूँकि देखिए सूर्य के निकट सबसे निकट कौन है? बुध है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बुध का जो टेम्परेचर होगा, तापमान बहुत ज़्यादा होगा। उस पे आदमी या कहीं किसी को रहना मुश्किल है। तो दिन में जो बुध ग्रह का जो तापमान हो जाता है, वो 427 डिग्री सेल्सियस। बताइए अपने पृथ्वी पे जहाँ हम लोग रहते हैं, दिन में 30-35 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिनों में हो जाए, तो पंखा चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं। और बुध पे दिन में जो बुध ग्रह है, इसमें जो दिन में तापमान रहता है मिनिमम
27 डिग्री सेल्सियस। बताइए, आदमी मर जाएगा। और रात में घट के चला आता है -173 डिग्री सेल्सियस, यानी रहना मुश्किल है ना? क्षत्रमा देखिए क्या बोलता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकता हुआ ग्रह कौन है? शुक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा है, बचपन में हम पढ़े थे और आप भी पढ़े होंगे, देख लीजिए ना सर, 2 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भोर का तारा और शाम का तारा। शाम में सबसे पहले यही दिखेगा आपको। और सुबह का तारा के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? तो शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट सबसे, पृथ्वी की जुगबा बहन, पृथ्वी की जुगबा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो बोलिएगा शुक्र को। पृथ्वी की जुगबा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह किसको? शुक्र को। सुबह और शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। पृथ्वी का जुगबा बहन शुक्र को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह? एक भी नहीं। शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। और जो शुक्र है, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए। 83 देखिए। शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? तो 225 दिन। पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पे कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। आकार, साइज के आधार पे पांचवा स्थान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो टिल्ट है। आपको पता है, जब ग्लोब खरीदेंगे तो देखिएगा थोड़ा टिल्ट होगा, झुका होगा। तो अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पे किस ओर घूमता है? तो पश्चिम से पूरब, उल्टा याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमता है? अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है। पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। यहाँ जो आपका मौसम जो बदलता है, कभी ठंडा कभी गर्मी आता है ना आपको, जो मौसम में परिवर्तन होता है किस कारण होता है? तो पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण होता है। नोट, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, सुबह हुआ फिर शाम हो जाता है। यह क्यों होता है? कभी कोई पूछ सकता है आपसे, आप मास्टर बनने वाले हैं बीपीएससी के। तो दिन और रात जो पृथ्वी पे होता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। लेकिन पृथ्वी पे जो मौसम परिवर्तन होता है वह परिक्रमण के कारण होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वहां। आप दिन और रात हुआ तो घूर्णन के कारण हुआ। और मौसम जो बदलता है, कभी बरसात कभी ठंडी, ये होता है परिक्रमण के कारण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, प्लीज इसको आप VBI कर लीजिए। VBI, ठीक है। 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है और अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब में घूमता है। दिन और रात क्यों होता है? तो घूर्णन के कारण होता है, नोट कर दिया गया है। ऐसे मैंने टाइपिंग करवाया है। और मौसम में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। पूछ भी देगा। जय मां सरस्वती, पूछ दे हे भगवान। 28वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उतनी पृथ्वी की जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 8,848। पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 11,033 मीटर, यानी मरियाना ट्रेंच। जो मरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरी समुद्र में गहराई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन संभव है वो पृथ्वी। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। जहाँ हम लोग देवी देवता अल्लाह सभी जिस भी धर्म जाति के हैं वो अपना अलग अलग पूछते हैं, तो हम सभी यहाँ पे रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन यापन संभव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। चलिए, अब लास्ट 10 प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। पृथ्वी जो है सूर्य के क्रम में कौन सा स्थान पे आती है? तीसरा। यानी 8 ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट बुध है। ठीक है। बुध फर्स्ट हो गया। सेकंड और थर्ड में पृथ्वी आता है। 92 देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है? अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, याद रखिएगा। पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है? तो बोलिएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है अपने अक्ष पे घूमने में।
दिन और रात जो होता है, वह होता है घूर्णन गति के कारण। मौसम में परिवर्तन जो पृथ्वी पे होता है, वो परिक्रमण गति के कारण होता है। 93 देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? यह जो पृथ्वी है, ये सूर्य हुआ, इसके जो पृथ्वी जो घूमेगा सूर्य के चारों ओर, तो कितना समय लगता है? तो बोलिएगा 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। यानी पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कहते हैं ना कि 1 साल लगता है। यानी 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया प्रश्न सब है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? यानी पृथ्वी जो परिक्रमण करता है, जिस परिक्रमण से मौसम में परिवर्तन होता है, तो वह साढ़े 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से परिक्रमण करता है। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। बचपन से पढ़े हैं कि पृथ्वी जो है, जो ग्रह है, नीला है। तो नीला क्यों है भाई? तो आपको पता है कि 1/3 पे आपको जल ही जल है। तो अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा गया है। 96 नंबर प्रश्न देखिए आप। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बोलिएगा 66, साढ़े 66, साढ़े 66 डिग्री का कोण अपने अक्ष पे बनाती है और साढ़े 23 डिग्री झुका हुआ भी है। हम भी थक गए, पानी पीना होगा। पढ़ाने में मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए, सफल होइए। 97 पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फिर शुक्र, जो सुबह और शाम का तारा शुक्र कहा जाता है, उसका एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का मात्र एक है, वो भी चंद्रमा। 98 देखिए, चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो बोलिएगा 1.3 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पे पहुंच जाता है, मात्र 1.3 सेकंड में। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है, वह 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। 99 देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? इसीलिए चंद्रमा पे आदमी भी चले जाते हैं, आसानी है। चंद्रमा पे मंगलयान 1, मंगलयान 2 गया। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो बोलिएगा 3,84,365 किलोमीटर। मेरे साथ बोलिए 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर पृथ्वी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी है, औसत। 100वां प्रश्न, अब हम शतक लगा चुके हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? 8वां में पढ़ा होगा आपने भूगोल में, इसीलिए विश्व का भूगोल है। पृथ्वी जो है और चंद्रमा, जो पृथ्वी और चंद्रमा, आपका कनेक्शन पता है, 3,84,365 किलोमीटर इन दोनों के बीच की औसत दूरी है। तो ज्वार भाटा जो समुद्र में लहर आती है, ज्वार भाटा जो आती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा सर, बीपीएससी है, ये बीपीएससी है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ जुटे गए, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपका वाकई में अगर ईमानदारी से आपने देखा होगा, अगर माता पिता का जो भी सपना है और आपके सपना का जुड़ाव है, तो आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाएं। तो हम कोशिश करेंगे इसी का अगला क्लास हम खत्म कर दें। इसके 400 प्रश्न और रह गए, विश्व का भूगोल खत्म हो जाएगा। तो प्लीज बताइएगा, बोलिएगा, तो आज रात में ही 10 बजे लाइव आके हम पढ़ा देंगे। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और ये वीडियो लाइव मिलेगा। इतना देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। खूब खुश रहिए, तरक्की कीजिए, सफल होइए, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।